हर घर की कहानियाँ टीवी। सावित्री सुबह सुबह अपनी बहू के हाथों की मीठी चीनी वाली चाय पीकर गुस्से में बौखला जाती है। बहू, ये चाय बनाई है या जहर? अरे इतनी मीठी चाय कौन बनाता है? लगता है तू मुझे मारना चाहती है। माँ जी, कल चाय में चीनी नहीं थी तो आप मुझे सुना रही थी। आज चाय में चीनी है तो भी आप मुझे सुना रही हैं। तुझे मैंने हिसाब से चीनी डालने के लिए कहा था, ना कि चाय में चीनी की गंगा बहाने के लिए। अरे चाय पी कर देख, फिर तुझे पता लगेगा। कभी कभी तो इन सब चीजों से परेशान होकर दिल करता है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। कम से कम वहाँ मेरी इज्जत तो होती है। सास बहू में ये नोक-झोंक चल ही रही होती है कि पास बैठा घनश्याम ये सब सुन रहा था। अब वो अपनी पत्नी सावित्री की बात सुनकर उसे जवाब देता है। हाँ, मैंने जब तुमसे शादी की थी तब से ही तुम्हारी ये धमकियाँ सुन रहा हूँ कि मैं मैके चली जाऊंगी, और तुम मैके जाती भी हो तो 5 दिन बाद लौट आती हो। क्यों नहीं रह जाती साल 2 साल अपने मैके? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने मायके चली जाऊं और तुम यहाँ किसी के साथ चक्कर चला लो। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ मैं। सावित्री घर में झगड़ा लड़ाई करने के बाद अपने मायके जाने की धमकी देने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सावित्री अपना सामान बांधकर अपने मायके निकल गई और कई दिनों के बाद गुस्सा शांत होने पर घर लौट आई। एक रोज सावित्री के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। और ये सावित्री, क्या बात है? कई दिनों से देख रही हूँ तेरे घर में ना जाने किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। रोज सुबह सुबह तेरी और तेरी बहू की आवाज मेरे घर तक आती है। अरे तू तो जानती है आजकल की बहुएं अपनी सास की इज्जत करना तो भूल सी गई हैं। और एक मेरी भाई की बहुएं हैं जो मुझे अपनी माँ की तरह मानती हैं। तभी तो तू महीने में 10 दिन अपने मायके में रहती है। सही है, तेरे मायके वाले तो तुझे पूछ भी लेते हैं, लेकिन मेरे मायके वाले तो मुझे पूछते तक नहीं। हाँ वो तो है, हर किसी के मायके वाले अपनी बेटी को इतना मानते भी कहाँ हैं। सावित्री और उसकी पड़ोसन जिस सोफे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, वो सोफा अचानक से टूट जाता है और ये सोफा सीमा को दहेज में मिला था। अब सोफा टूटने की आवाज सुनकर सीमा तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। अरे माँ जी, अभी कुछ टूटने की आवाज आई, ऐसा भी क्या टूट गया? तेरे दहेज में आया बाप का दिया सोफा टूट गया बहू। अरे तुझे क्या बताऊं, इसके बाप को देखती है ना, जब भी आता है कितना लंबी लंबी फेंकता है। मैं अपनी बेटी को ये दे चुका वो दे चुका, जो भी दिया है वो किसी काम का नहीं। अभी इस सोफे को 6 महीने नहीं हुए और ये टूट गया। मेरे पिताजी ने तो दहेज में आप लोगों को इतना कुछ दिया कि आपका घर भरा हुआ है, वरना आपके घर में था ही क्या? हाँ, तेरे आने के बाद ही तो हमारे घर में सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए बर्तन आए हैं और घूमने के लिए गाड़ी आई है, वरना पहले हम तो रोड पर बैठकर भीख मांगते थे। यही कहना चाहती है ना तू? ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मुझे जहाँ तक पता है मैं वही बता रही हूँ। तू दहेज की बात कर रही है। मेरे मायके वालों ने इस घर के लिए इतना सामान दिया था कि घर छोटा पड़ गया था, लेकिन सामान की कमी नहीं हुई। ये सब घनश्याम सुन रहा होता है जब उसकी पत्नी सावित्री कहती है कि वो भी दहेज में इतना सामान लाई थी कि घर ही भर गया था। इस पर घनश्याम अपनी बहू से कहता है, हाँ मुझे भी याद है बहू, तेरी सास दहेज में नाम का टेबल, 2 प्लास्टिक की कुर्सी, 5 गिनती के बर्तन और खुद एक जोड़ी साड़ी में आई थी। शायद इसी को दहेज कहते हैं पहले के जमाने में। हाँ, क्यों नहीं, बहू की तरफदारी तो तुम भी करोगे। अरे मुझे इस घर में इज्जत देता ही कौन है। कोई बात नहीं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब इस घर में तुम लोग मुझे इधर उधर ढूंढोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी कीमत क्या है इस घर में। अरे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें मैके जाना है तो चली जाओ, और हाँ इस बार साल 2 साल रहकर आना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, आप हर वक्त मायके जाने की धमकी मत दिया कीजिए। जाना ही है तो सच में 6 महीने साल भर के लिए चली जाइए, ताकि घर में शांति रहे। अरे सावित्री, सच में अब तो तू मायके चली जा, तेरे इस घर में इज्जत नहीं रह गई है। सावित्री अपनी बहू और पति की बात सुनकर रोती धोती है और अपना सामान बांधकर मायके चली जाती है, वो भी बिना किसी को कुछ बोले। अब अगली सुबह घनश्याम उठता है और अपनी बहू से चाय मांगता है। बहू, 1 कप चाय पिला दे। और आज तेरी सास नजर नहीं आ रही, कहाँ है? लगता है अब तक मुंह फुला कर रखा है उसने। नहीं पिताजी, माँ जी तो सुबह से नजर नहीं आई मुझे। कोई बात नहीं, कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। बहू,
तो उसके लिए भी चाय बना ले, मैं उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आखिर कब तक नाराज रहेगी, अपने ही परिवार से इसे छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने की आदत हो गई है। सीमा किचन में चाय बनाने जाती है और घनश्याम अपनी पत्नी सावित्री को बुलाने अपने कमरे में जाता है, जहाँ सावित्री घनश्याम को कहीं भी नजर नहीं आती। घनश्याम पूरे घर में सावित्री को ढूंढ लेता है, फिर भी घनश्याम को कहीं भी सावित्री नहीं दिखाई देती। बहू, तेरी सास तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, लगता है अपनी पड़ोसन से चुगली करने गई होगी। रुको, मैं बुलाकर लाता हूँ। घनश्याम अब अपनी पड़ोसन के घर जाता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन भजन सुनते हुए चाय पी रही है। अरे घनश्याम भाई साहब, सही समय पर आए हैं, चाय पियेंगे आप? नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीना है, मैं तो यहाँ सावित्री को ढूंढने आया था। सावित्री तो यहाँ नहीं है, कल शाम में हम मिले थे, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। अरे तो कहाँ चली गई सुबह सुबह? पूरे घर में ढूंढ लिया, आस पड़ोस में ढूंढ लिया, लेकिन सावित्री कहीं नहीं दिखी। अरे कल लड़ाई झगड़े में गुस्से में सावित्री काकी तो कह रही थी कि उन्हें मायके जाना है, हो सकता है गुस्से में मायके चली गई हो, आप उनके मायके फोन करके पूछ लीजिए। घनश्याम अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो अपनी पत्नी सावित्री के मायके में फोन करके सावित्री के बारे में पूछता है तो सावित्री के मायके वाले भी यही कहते हैं कि वो मायके नहीं आई है। अब घनश्याम की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। पिताजी, हमें माँ जी को ढूंढने निकलना होगा, हो सकता है वो आसपास ही हो। इसे कितनी बार समझाया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, लेकिन ये है कि मानती ही कहाँ है। घनश्याम, सीमा और राजेश तीनों ही अब सावित्री को ढूंढने निकलते हैं। सावित्री कहीं भी किसी को नहीं मिल रही होती। तभी घनश्याम थक कर एक वृद्ध आश्रम के बाहर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर सावित्री पर जाती है, जो कि एक पेड़ की छांव में थैला लिए बैठी थी। ना जाने मुझे क्यों हर जगह सावित्री नजर आ रही है। ये मेरी सावित्री है क्या? लगता है सावित्री की टेंशन की वजह से मुझे हर जगह सावित्री दिख रही है। घनश्याम अब गौर से उसके पास जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं, सावित्री ही थी। अब सावित्री को घनश्याम गुस्से से जैसे तैसे घर लेकर आता है। अरे क्यों लेकर आए हो तुम लोग मुझे? मैं वृद्धाश्रम में रह लेती, वहीं खाना खाती, वहीं रहती। तुम लोगों को क्या, मेरे होते हुए भी मेरी कदर नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं वृद्धाश्रम रहूंगी, और तो और मैं अपने मायके जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे तो कहती हो मेरे मायके वाले इतने अच्छे हैं कि साल भर भी रहूंगी तो कुछ ना कहें, और तुम्हें वृद्धाश्रम जाने की क्या जरूरत थी? अरे छोटी मोटी बातों पर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मुंह फूल जाता है। अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा किया तो तुम मुझसे हाथ धो बैठोगी। आखिर मैं वृद्धाश्रम नहीं जाती तो क्या करती? तुम लोगों ने मुझे कहीं का छोड़ा है, हर वक्त मुझे ताने देते रहते हो। माँ जी, आप छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा करती हो? कितनी बार आपको कहा है कि गुस्से में अपने मायके जाने की धमकी मत दिया कीजिए, और इस बार तो आप मायके न जाकर सीधा वृद्धाश्रम ही पहुँच गई। और क्या करती, हर वक्त तो झगड़ा होने पर मायके चली जाती थी। मेरे मायके वाले भी कहेंगे कि इस उम्र में ना जाने मैं भी मायके क्यों चली आती हूँ, वो भी छोटी छोटी बातों पर। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वृद्ध आश्रम में जाकर रहूंगी। अगर आज मेरा बुढ़ा मुझे ढूंढने नहीं आता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर मैं हूँ कहाँ। सावित्री छोटी छोटी बातों पर अपने मायके चली जाया करती थी, लेकिन इस बार तो सावित्री वृद्ध आश्रम ही चली जाती है। लेकिन सावित्री का परिवार उसे प्यार करता था, इसीलिए उसे वापस ले आता है।